ठीक है। तो और कौन बच गया? भूपेंद्र, आपका क्या रहा था? हिंदी इंग्लिश में ही नहीं आया था ना? स्कोर आया था? हाँ ठीक है, मैंने देखा था। नवीन का भी, मंजीत का भी। और कौन है? हाँ जतिन। यूपीएससी मेंस दिया है, उसका स्कोर आया अभी तक? ठीक है, इस साल वाला मतलब 2023 वाला दिया था? 22 वाला भी दिया था? अच्छा, इस बार क्वालिफाई हो गया मीन्स, तो अभी इंटरव्यू कब है? इंटरव्यू हो लिया? नाइस, चलो बढ़िया है। कैसा हुआ? ओके, किस बोर्ड में आया था? ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जो भी ऑनलाइन जुड़ गए हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग। भारती, अविष्ट, अमन, निकी। चलो अब पहला क्वेश्चन। आज हमारे आईआर के टॉपिक होंगे, और थोड़े से एक दो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंटली मैंने सेलेक्ट किए हैं। एचसीएस में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, बट मे बी उस टाइप से पूछ लें तो हमारी प्रैक्टिस पहले से ही हो जाए। ठीक है, चाइना बार बार आ रहा है, तो वी विल सी चाइना अगेन। सवाल है, एक मिनट, ये ट्रांसलेट नहीं हुआ क्या? कर तो दिया था वैसे। तब तक दिमाग में अपनी स्ट्रक्चरिंग कर लो। कई बार पेपर हमें जल्दी मिल जाता है, 2-4 मिनट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। इन द फेस ऑफ चाइनीज रिविजनिज्म, रिविजनिज्म एक पॉलिसी होती है जो प्रेजेंट स्टेट को चेंज करके एक नया स्टेट बनाना चाहती है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मस्ट इंडिया डू टू स्टे रेलेवेंट व्हाइल डीलिंग विद चाइना? ठीक है, चाइना की संशोधनवाद, ये मतलब ओवरऑल जो वर्ल्ड में जो भी ऑर्डर है उसको बदल के चाइना कुछ ना कुछ करना चाह रहा है अलग अलग उसमें। तो उसको देखते हुए इंडिया क्या कर सकता है टू स्टे रेलेवेंट? बस। तो टाइम आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, एक ही मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं अभी। एक दो दिन हम 1 मिनट एक्स्ट्रा रखेंगे। आ जाओ, आ जाओ। यहाँ पे
11 बजे तक सारे आ लिया करो भाई। अपने हिसाब से लिख लो। पेपर पेन है? ठीक। कुछ भी समझ में आ रहा है तो बेसिकली क्या है कि इंडिया और चाइना का कुछ भी आपको पता है ना, वो लिख लो। अभी बात मत करो प्लीज। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन डायस्पोरा अभी तक आया नहीं है, तो द प्रवासी भारतीय दिवस इज अ मोमेंट टू रिकनेक्ट, रीइमेजिन न्यू पॉसिबिलिटीज एंड अ नेटवर्क टू ड्राइव चेंज, डिस्कवर न्यू टाइज एंड डेवलप न्यू आइडियाज। कमेंट। तो प्रवासी भारतीय दिवस नई संभावनाओं को फिर से जोड़ने, कल्पना करने, परिवर्तन लाने और नए संबंधों की खोज और नए विचारों को विकसित करने के लिए एक नेटवर्क का क्षण है। राइट।
Okay. In the light of new and upcoming challenges faced by Global South, discuss the role that India can play in empowering the voice of Global South. ठीक है? Simple. ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया की प्रेसिडेंसी थी एससीओ में. So India's presidency of SCO not only provides it with an opportunity to deepen its relation with the Central Asian nation, but also promotes economical and the security interest. तो शंघाई सहयोग संगठन से मध्य एशियाई देशों के साथ और आर्थिक और सुरक्षा हितों को बढ़ावा देता है. चर्चा करो.
Last question of the day. India Bangladesh, despite certain challenges, the mutual understanding between India and Bangladesh has allowed the golden chapter to continue. Discuss. तो कुछ चुनौतियों के बावजूद दोनों के आपसी संबंध से स्वर्णिम अध्याय जो है वो जारी है. चर्चा करो.
ओके, स्टॉप राइटिंग। ठीक है, सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन थे, एक आधे को छोड़ के ज्यादा कुछ है नहीं, और ओवरऑल कुछ होता नहीं है आईआर में तो ना, मोटा मोटा कि कौन से रीजन में क्या क्या मिल रहा है, किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, उसका एक बार हमें आइडिया लग जाए तो वही बातों को अलग अलग तरीके से कहना होता है। यहाँ से एनर्जी ले लेंगे, यहाँ से आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लोगे, या फिर पीपल टू पीपल, कल्चरल टाइज, सिक्योरिटी, कहीं समुद्र है तो मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात कर लेंगे, फिशरी रिसोर्सेज की बात कर लेंगे। ठीक है, उसके अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, बट अभी हम आज के जो पहले 5 क्वेश्चन हैं उनको एक बार आराम से डिस्कस कर लेते हैं। समझने की कोशिश कर रहा, अभी ये भूल जाओ क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, अभी तो कुछ आता है नहीं आता है, लीव इट, समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो सबसे पहला जो हमारा सवाल था वो था कि चाइनीज जो रिविजनिज्म है उसमें क्या इंडिया कर सकता है टू स्टे रेलेवेंट वाइल डीलिंग विद चाइना। जैसे इंडिया चाइना ऑलरेडी 2-3 बार आपका एचएस में ही आ चुका है कि गैल्वन वैली की क्राइसिस में क्या रिलेशन रह रहे हैं, तो मतलब बेसिकली इंडिया और चाइना, अभी यहाँ पे सिंपल सी बात क्या समझ में आ रही है कि कंपटीशन, ठीक है, या फिर जो चाइना की जो पॉलिसीज हैं कोई भी हो सकती है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, आईआर में जो दूसरे देशों के साथ डील कर रहा है, तो उसमें इंडिया क्या कर सकता है, चैलेंजेस फ्रॉम चाइना। ठीक है, चाइना की जो स्ट्रेटेजी है और इंडिया कैसे उसको ओवरकम कर सकता है। जैसे हम बात करते हैं चाइना जैसे बीआरआई है, पैसे बहुत हैं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे भी फोकस करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से बना देता है, लोगों के पास भी पहुंच जाता है। बट उनका नेगेटिव ये है कि भाई थोड़ा सा उनके ही लोग आते हैं काम करने के लिए, ठीक है, कैप्चर करने की कोशिश करता है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वगैरह है। बट इंडिया के साथ, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो पॉलिटिकली एक सॉफ्ट पावर इंडिया ज्यादा प्रेजेंट करता है सारे लोगों के सामने। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है उनके थ्रू कैसे हम चाइना को कंपटीशन दे सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो अब उसी तरीके से आपको बात करनी है, यही रहेगा कि मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोनों के रिलेशन के बारे में, फिर क्या चाइना की स्ट्रेटजी है, क्या हम कर सकते हैं। जैसे दोनों लगभग 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन बनाते हैं, या रिसेंटली जैसे अभी हमारे पास ये था कि भाई इंडिया ने ओवरटेक किया है पॉपुलेशन में चाइना को। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी हम बन गए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया हैज बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पीपीपी टर्म्स में। तो भी एक कंपैरिजन दिख रहा है कि चाइना थर्ड सेकंड पे है, हम थर्ड पे हैं, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे 2005 में इनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चली थी, इन्होंने बहुत सारे पोर्ट बनाए, आप म्यांमार है, श्रीलंका है, हम्बनतोता, ठीक है, या फिर गवादार है, तो एक छोटा सा मैप भी बना सकते हैं जिसमें इसके पोर्ट्स के बारे में दिखा सकते हैं, तो उसके थ्रू, या फिर सी पैक को दिखा सकते हो कि उसके थ्रू चाइना अपना जो दबदबा है वो सारी जगह बनाना चाह रहा है। यूपीएससी में एक सवाल भी आया था कि कैसे ये जो पोर्ट वाली स्ट्रेटेजी है वो इकोनॉमिकल एज वेल एज मिलिट्री स्ट्रेटेजी, या फिर मतलब रोल जो चाइना एक्वायर करना चाह रहा है इंडियन ओशन रीजन में या उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसे ही जैसे चाइना है, सी पैक है, वो चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस है उसमें भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, बीआरआई हो गया हमारा, मैरीटाइम सिल्क रूट हो गया, तो लगातार चल ही रहा है, दोनों एरिया पे चाइना फोकस करना चाह रहा है। अब हमारे लिए क्या है कि इंडिया, अगर हम देखें, देखो जब भी कोई ग्लोबल पावर बनने की कोशिश करता है 3 मेजर चीजों पे हम बात करते हैं। ठीक है, एक तो आपकी इकोनॉमी, सेकंड आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, थर्ड क्या होता है, इकोनॉमी, मिलिट्री, और थर्ड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो चाइना इकोनॉमिकली नो डाउट हमसे काफी आगे है, हम कैप्चर कर रहे हैं, मिलिटरीली भी कोई डाउट नहीं है डिप्लोमेटिकली भी कोई डाउट नहीं है। बट पॉइंट ये है कि उनकी जो डिप्लोमेसी है उसको कोई भी देश मतलब इंटरेस्ट बेस्ड भी ज्यादा देखता है। वैसे तो प्रैक्टिकली हर देश आईआर में तो इंटरेस्ट बेस्ड ही देखता है, बट फिर भी दिखाने के लिए ये रहता है कि हाँ भाई हम थोड़े से और क्लोज हैं। ठीक है, तो अभी बट इंडिया की जो एक सॉफ्ट पावर है, कैसे अभी धीरे धीरे हम, हमारा जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा की फिर भी इमेज काफी पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू चाइनीज डायस्पोरा। ठीक है, और एक पॉलिटिकल नेचर, इंडिया जो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं वेस्ट, यूरोप मान लो आप, या वेस्ट में हमारा यूएसए वगैरह हो गया, दे आर डेमोक्रेसी, हम भी डेमोक्रेसी, उन्हीं से आए हैं, कहीं ना कहीं हम उनकी कॉलोनी थे, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तो वैसे भी रहती ही है। चाइना कभी उस तरीके से वो डोमिनेट नहीं कर पाए, और कम्युनिज्म, तो चाइना से तो हमेशा थ्रेटन ही फील करते हैं सब लोग, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इवन दो पाकिस्तान के साथ फिर भी औरों की डीलिंग चलती रहती है। ठीक है, बट अब हम कैसे कर सकते हैं, देखो
एक तो मतलब अलग अलग वैसे कर सकते हैं कि हमें चाइना का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्पेशली साउथ एशिया, साउथ एशिया में करके मल्टीपोलैरिटी पे इंडिया फोकस कर भी रहा है। जैसे अभी यूएसए के साथ हमने क्वाड पे फोकस किया, ठीक है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और उनके साथ। तो हम अलग अलग तरीके से अलायंसेस बना रहे हैं। या फिर हम इंडियन ओशन रीजन में बात करें, सागर इनिशिएटिव इंडिया का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ठीक है। या फिर इंडियन ओशन रीजन में ही हम एक एज अ प्लेयर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के थ्रू भी, और यहाँ पे जहां जहां पे चाइना पोर्ट्स बना रहा है वहां के आसपास ही इंडिया भी पोर्ट्स एक्वायर कर रहा है, ठीक है। सिंगापुर और इधर साउथ अफ्रीका में भी, चाबार, तो आसपास कर भी रहे हैं। फिर आप सेंट्रल एशिया आईएनएसटीसी कॉरिडोर देख लो, ठीक है। तो पैरेलली इंडिया भी डेवलपमेंट कर रहा है, बट पॉइंट क्या है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। या फिर हम एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बात करें जापान के साथ, तो हम कर तो रहे हैं, बट उतनी स्पीड भी नहीं है और उतना पैसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक मेजर चीज है, ब्यूरोक्रेसी का हर्डल है। चाइना में वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल ही नहीं है, क्योंकि उनकी नेचर ऑफ गवर्नमेंट बहुत डिफरेंट है, तो हमसे फास्ट कर पा रहे हैं। बट हम ऐसे ही करेंगे धीरे धीरे, चलते चलते, ठीक है। इकोनॉमिकल मॉडल के हिसाब से डिप्लोमेसी डेवलपमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ये अलग अलग टर्म आप यूज कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी आप कर सकते हैं, पब्लिक गुड डिप्लोमेसी, जैसे ये एक मेजर पॉइंट है इंडिया का। नेचुरल डिजास्टर या फिर इस टाइप में जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी है, मालदीव आया, वहां पे हम गए एड देने के लिए, ठीक है। श्रीलंकन क्राइसिस में हमने दिया, जहां पे आईएमएफ तक ने मना कर दिया था इकोनॉमिकल एड के लिए। तो और इंडिया कभी भी, जैसे चाइना की जो पॉलिसी है वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, पैसा दिया, उनकी इकोनॉमिकल सॉवरेनिटी को हैम्पर कर दो और एक्वायर कर लो। जैसे श्रीलंका में भी हुआ पोर्ट के साथ, ग्रीस में भी हुआ, हर हर जगह चल रहा है। बट वो क्या है कि छोटे छोटे देशों की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाता है। इंडिया का कभी भी ऐसा नेचर नहीं रहा है कि फायदा उठाया और वहां पे कॉलोनियल टाइप की वो करनी। हम जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं और ये धीरे धीरे सबको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारे ये फूड एंड फ्यूल डिप्लोमेसी श्रीलंका, हेल्थ एड डिप्लोमेसी, इंडिया इज फार्मास्यूटिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमने हर जगह वैक्सीन पहुंचाई है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में, आज भी बन रही है वैक्सीन। क्या बाकी भी अगर हम मेडिसिन की बात करें, आप किसी भी देश में देख लो, यूएसए में भी, तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हर जगह जा रही है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एजुकेशनल एड तो सॉफ्ट पावर में ही चल रहा है सब कुछ, हेल्थ, एजुकेशन, फूड एंड एड, डिजास्टर, तो यही हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। या फिर आप कह सकते हैं स्पेस डिप्लोमेसी, जिसमें हमने इसरो हैज बिकम अ बिग प्लेयर, ठीक है, सबको चैलेंज करते हुए, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, सैटेलाइट्स, और अब तो आगे आने वाला सारा ही फ्यूचर वही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो यही पॉइंट हो जाएंगे, 5-6 इंडिया के पॉइंट बताए और डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 2, क्या रशिया के साथ अच्छे संबंध बना रहा है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा पेट का काम कर रहे हैं। हम उसको कैसे काउंटर करेंगे? सर हम रशिया के साथ अच्छे संबंध, जैसे कि उनसे हम तेल ले रहे हैं रशिया से, और भी आर्म्स ले रहे हैं अमेरिका के होते ही, उससे तो हमारे अच्छे संबंध हो ही रहे हैं रशिया के साथ। रशिया के साथ तो हमारे शुरू से ही अच्छे हैं। लेकिन सर चाइना अब काफी समय से, जैसे यूक्रेन वॉर के बाद, चाइना रशिया का भी ठीक ठाक ही चलता रहा है हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना और रशिया एंटागोनिस्ट है। अब तो बस थोड़ा सा इसलिए क्योंकि हम थोड़े से डिस्टेंट हो गए रशिया से, तो हमें लग रहा है वो ठीक साथ ही रहे। नेबरिंग कंट्री है, पीसफुल बॉर्डर है, क्या दिक्कत है? रशिया और चाइना में पहले भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। रिविजनिज्म से बॉर्डर वगैरह का रिवीजन का मतलब है क्या? नहीं 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 नहीं, रिविजनिस्ट बेसिकली क्या है कि जो चाइना की इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जो थॉट प्रोसेस है, वो उनको थ्रू आउट द वर्ल्ड लगाना चाह रहा है, ठीक है। इसको वैश्विक शक्ति बनने से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल वैसा ही तो है। सर इसमें वो डीडॉलराइजेशन वगैरह को नहीं ऐड कर सकते हैं? डी डॉलराइजेशन और चाइना और इंडिया का कोई लिंक नहीं है। डी डॉलराइजेशन इंडिया के, वैश्विक शक्ति बनने में तो आएगा ना। इंडिया के कंटेक्स्ट में। चाइना के फिर इंडिया के बाद में दूसरे पर्सपेक्टिव में लेंगे ना इसको, तो दूसरा पैराग्राफ आएगा उसमें लिखेंगे इंडिया और उसके बारे में। ऐसे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा तो हमें लिमिट करना पड़ेगा। देखो जो जो मैं, के कांसेप्ट में तो डॉलराइजेशन लिख सकते हैं, लेकिन हाँ इंडिया बिल्कुल दोनों ही कर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चाइना भी वही करना चाह रहा है, इंडिया भी। हमारा देखो, इसको एक तो ओवरऑल आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, और इंडिया, मैं सोच रहा था कि डी डॉलराइजेशन आप इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों आप ही कर है तो दोनों के कंटेक्स्ट में, बट मेजोरिटी अगर इसको रिवीजन के कंटेक्स्ट में लेके आना चाह रहे हो, तो चाइना से लिंक करके उससे अगर आप आर्गुमेंट करेंगे तो ठीक है, उससे अलाइन हो जाएगा।
बट हमारा ओवरऑल जो ये है कि भाई चाइना की जो रिविजनिस्ट स्ट्रेटेजी है या फिर एक ग्लोबल पावर बनने का, कि डेमोक्रेसी है, वो चाह रहे हैं कि कम्युनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, या फिर मतलब मिलिट्री पावर में अभी यूएसए सबसे स्ट्रांग चल रहा है, तो वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है, या थ्रू इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री पोर्ट्स और ये सब। अब इंडिया कैसे उसको काउंटर कर सकता है, बेसिकली हमें उसके एग्जांपल्स में ही बात करना था। तो उस वाले पॉइंट को भी इंडिया के साथ भी, अब जैसे इंडिया ने भी दूसरे देशों के साथ रुपी एक्सचेंज में भी भाई हम उस तरीके से पेमेंट भी लेने लग गए हैं, देने लग गए हैं, तो धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन पे हम भी काम कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, लिंकेज करना चाहिए। किसके चैलेंजेस, इंडिया और चाइना के? मतलब डायरेक्टली तो उतना लिंक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड ये है, चाइना की स्ट्रेटेजी टू ग्रो इन द वर्ल्ड, हाउ इंडिया कैन मेक हिज प्लेस, हर प्लेस उस स्ट्रेटेजी के पैरेलली। इंडिया चाइना चैलेंज तो एक डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ, तो ये तो सारे डाल ही सकते हो, ठीक है, कालादान वाला डाल सकते हो, चाहबार वाला डाल सकते हो, जिबूती हो गया, इधर हो गया, अपना बॉर्डर देखो, अपना बॉर्डर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कह सकते हैं कि भाई चाइना के इंट्रूजन और उसके कंटेक्स्ट में हम कैसे अपने आप को वो करने के लिए, पर देखो मोटे मोटे आर्गुमेंट तो ये हैं, ठीक है, चीन का दबदबा है, हाँ उसको कम करने के बिल्कुल, लिए ये एक अच्छा पॉइंट है, ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगला आने वाला सारा वर्ल्ड ही इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, और उसमें चाइना रेयर में 95% ऑफ द मार्केट आपका कैप्चर करके बैठा है, और हम धीरे धीरे कैसे उस स्पेस में आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली अफ्रीका में जैसे चाइना अपने मार्केट के लिए भी, रॉ मटेरियल के लिए भी डिपेंडेंट है, इंडिया कैसे अफ्रीका में एंटर कर रहा है, तो ये हो सकते हैं। कांगो सर 70% और चाइना सर 60% टोटल अब तक कर रहा था, उसको कंट्रोल करने हाँ, के लिए ये डाल सकते हैं, सोलर वाला भी हो सकता है, फार्मा में हमने बात करी, वो भी डाल सकते हैं, इंग्रेडिएंट में भी जा सकते हैं हम, एपीआई में भी, ठीक है, मोटा मोटा समझ में आ गया, ज्यादा डीप में नहीं जाना ठीक है, मतलब सुपरफिशियल बट ब्रेड्थ ठीक ठाक होनी चाहिए, यहाँ पे आपसे कोई आईआर की डीप एनालिसिस में नहीं कि बहुत बड़े बड़े वर्ड, और ये आपकी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, जितना डाइवर्स हो सकते हो उतने पॉइंट्स लेके आओ, गुड इनफ। दुक्कम पोर्ट है ओमान, हाँ, सिस्टर सिटी वाले प्लान के कंटेक्स्ट में भी आप बात कर सकते हो, ठीक है, देखो अब ये एक सवाल क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस इज अ मोमेंट टू रिकनेक्ट, reimagine new possibilities, a network to drive change, discover new ties and develop new ideas। बेसिकली कैसे हम अपने डायस्पोरा को एंगेज कर सकते हैं, ठीक है, और मतलब क्यों है न्यू अपॉर्चुनिटी, देर आर सम चैलेंजेस और देर आर सम अपॉर्चुनिटी, हाउ हम उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं, ये सवाल, ठीक है, तो अब इन्हीं के बारे में हमें बात करनी है, एक इंट्रोडक्शन ऐसे ही कि क्यों मनाया जाता है, महात्मा गांधी आए थे, उसके बाद बना लिया था, 2023 वाले की, अभी 24 वाले की थीम देख लेना, देखना चाहो तो, डायस्पोरा रिलायबल, हम इनको अपना राष्ट्रदूत मानते हैं। अब इंडियन डायस्पोरा अगेन बहुत ही पॉजिटिव इमेज थ्रू आउट द वर्ल्ड है भी, ये हमारे देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कल्चर को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छे से एंटर कर चुके हैं, टॉप पोजीशंस पे हैं, पॉलिटिकल स्पेस में भी हैं कई जगह पे, ठीक है, और सोशो कल्चरली तो है ही, तो हर चीज में है, साइंस एंड टेक में, स्टेम फील्ड में इंडिया मतलब टॉप पे ही चल रहा है, चाइना भी है बट इंडिया चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नासा में अच्छे खासे हैं, तो इन तरीके से अब हमारे साथ है क्या, देखो अगर हम देखते हैं जैसे न्यू आइडियाज, न्यू अपॉर्चुनिटी, जैसे इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज, एंजल फाउंडर्स, स्टार्टअप्स जैसे गूगल, फेसबुक, वो लोग भी अब धीरे धीरे, अब मान लो इंडियन है कोई अब, तो वो डेफिनेटली चाहेगा कि भाई अपने देश में अगर इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी बन सकती है सरकार से बात बुत करके, रेदर देन एक दूसरे देश का सीईओ हो, तो वो मतलब डिफिकल्ट टाइम में कैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकते हैं, तो हमें उसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ऐसे ही हेल्थ केयर सिस्टम वगैरह बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब क्या है कि इंडिया वाले लोग बाहर भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, कुछ लोग वापस भी आते हैं, ठीक है, और मान लो एक एलुमनाई सा भी बन गया, यहाँ पे कुछ लोग हैं, वहां पे कुछ लोग हैं, आज हमें किसी से बात करनी है यूएस से, जर्मनी, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, मान लो मेरे दोस्त हैं,
मैंने उनसे बात करी, वो बता देंगे कि भाई हेल्थ केयर में ये चल रहा है, ये चल रहा है, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके भी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया में काफी अफोर्डेबल में भी हम उस वजह से पहुंच पा रहे हैं। सॉफ्ट पावर, क्राफ्ट कुजीन, ये भी अब फेमस हो रहा है, ठीक है। करी, इंडियन करी, समोसा, फेस्टिवल्स, ये सारे ग्लोबल लेवल पे हमारे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। वर्कफोर्स में देख लो अलग अलग तरीके से, जैसे इंडिया इज अ यंग कंट्री, इंडिया की हाई स्किल्ड वर्कफोर्स हो चाहे लो स्किल्ड वर्कफोर्स हो। हाई स्किल्ड आपका भाई डेफिनेटली जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे डिमांड में है, जापान है, यूएसए है, यूरोप है। लो स्किल्ड हमारी जो डेवलप होने लग रही है, मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, ठीक है, या फिर साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ ईस्ट एशिया में दोनों ही डिमांड में है, लो स्किल भी हाई स्किल भी। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आ ही रहे हैं। वुमेन डायस्पोरा में देखें तो जैसे डॉक्टर पूनम गुप्ता, पीजे पेपर, ये स्कॉटलैंड की थी, या कुछ भी जो पेप्सी की सीईओ, ठीक है, उनके थ्रू। बट ये तो सारे के भाई इनके थ्रू मिलके हम अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड में ऐसे कर सकते हैं। प्लस चैलेंजेस यही है कि जो हमारा डायस्पोरा, या फिर मान लो किसी के पेरेंट्स गए, वो वहीं पे पैदा हुआ यूएसए में, उसकी लाइफस्टाइल वैसी हो रही है, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है कि इंडिया से कनेक्ट कैसे कर पाए। तो हमने बहुत सारे इनिशिएटिव भी शुरू कर रखे हैं, ठीक है। सेकंड, इनके बारे में भी देखेंगे, कैपिटल रिसोर्सेज वगैरह हैं। अब जैसे सिलिकॉन वैली है, वहां पे जो पैसे वगैरह हैं वो वहीं पे चाहेंगे कि, क्योंकि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, इंडिया में उतनी नहीं मिल पाती, तो उसको कैसे प्रमोट किया जाए। ऐसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले क्यों जाते हैं इंडिया से बाहर, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप खुद देख लो, हम लेस देन 1% ऑफ द जीडीपी स्पेंड करते हैं। तो हम कैसे प्रमोट करेंगे अपने इंस्टीट्यूशंस को आर&डी के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स ही अलग है। तो जिस आदमी का दिमाग काम ही उसमें कर रहा है, उसको रिसोर्सेज भी वही चाहिए, तो वो जाएंगे और वहां पे जाते हैं। तो हम धीरे धीरे तो डेफिनेटली प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। बायसनेस भी थोड़ा सा है, जैसे लो स्किल्ड ब्लू कॉलर्स में, तो उसको भी हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम खुद भी ट्रेन करके लोगों को भेज रहे हैं। स्किल डिमांड सप्लाई मिसमैच, ठीक है, अलग अलग जगह पे। तो हमें अपने लोगों को स्किल करके डायस्पोरा को भी बनाने की जरूरत है, प्लस जो डायस्पोरा ऑलरेडी है उसको भी हमारी अवेयरनेस की जरूरत है। जैसे ज्ञान इनिशिएटिव था, लेके आते थे थोड़े टाइम के लिए, और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना और ये सब करना। वज्रा है, ये वज्रा था फैकल्टी वाला, ठीक है। मिशन शोध गंगा, ग्लोबल अलायंस फॉर न्यू जनरेशन। तो इस टाइप से हम एंगेज कर रहे हैं अपने डायस्पोरा को, ठीक है। तो सिंपल सी यही बात है, कैसे अलग अलग फील्ड में, इकोनॉमिकल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस, स्टार्टअप्स, इनमें एंगेज करके हम उनके रोल को बढ़ा सकते हैं, हमारे लिए भी और इंडिया के ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी, ठीक है। इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई डाउट है तो बताओ। देखो अपना देश स्कीम अच्छी है, ऋषि सुनाक। हाँ हाँ बताओ क्या। अच्छा, डायस्पोरा के कंटेक्स्ट में, हाँ बिल्कुल। अब इसमें एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यहाँ पे R&D ज्यादा effective बनाए, यहाँ पे एक चैलेंज ये भी हो सकता है कि जैसे हमने पीआईओ और ओसीआई को मर्ज किया है, तो हो सकता है कि स्पेशल केसेस में हम डुअल सिटीजनशिप भी अलाउ कर दें, कि आप इंडियन सिटीजनशिप तो रिटेन रखो ही, कि वॉलंट, क्योंकि अब इंडिया में क्या है कि हमने सिंगल सिटीजनशिप कर रखी है ना, तो उनको छोड़नी पड़ती है वॉलंटरली। वो चाहते हैं, वो ये ऐसा उनके साथ बिल्कुल नहीं है कि वो चाहे कि इंडियन सिटीजनशिप छोड़े अपने देश को, वो उस तरीके से नहीं छोड़, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर उन्हें यूएसए की लेनी है तो इंडियन छोड़नी पड़ेगी, बट अगर इंडिया अलाउ कर दे ऐसा, तो होगा कि वो इंडियन भी रह जाएंगे और ये भी रह जाएंगे। स्पेशल केसेस में किया जा सकता है, ठीक है, या किसी के लिए भी ओपन कर दो इस टाइप से। पर जो दूसरे देशों में जो कानून प्रणाली है वो भी तो उनके लिए चैलेंज है। हाँ उनके लिए बिल्कुल यूएई का नियामत कानून बिल्कुल, हाँ वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, उनका एटीट्यूडनल। दूसरे देशों में जाके जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज करते हैं इंडिया वाले खालिस्तानी, वो, हाँ मतलब ये भी है, डेफिनेटली है, ठीक है। रेमिटेंस सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हमारी कितनी हो चुकी हैं, 100 करोड़ हो चुकी, 125, 128 करोड़ एक ही साल में 25 बिलियन बढ़ गई क्या। 128 और ये 2023 अगस्त तक। हाँ तो 100 बिलियन तो मुझे भी पढ़ा हुआ याद आ रहा है, बट 125 इज लाइक 125, चलो ठीक है। तो इस फैक्ट को आप, इसको फैक्ट को शुरू में भी डाल सकते हो, 125 बिलियन डॉलर वाला जो फैक्ट है ना, इसको शुरू में डाल के भी स्टार्ट कर सकते हो कि कैसे स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा, ठीक है,
शुरू में हम ब्रेन ड्रेन की बात करते थे, आज हम वहीं से इतना ज्यादा इंडियन जीडीपी, मतलब हम हार्डली 2.5 3 ट्रिलियन भी मान लो, ठीक है, तो उसमें से 125 बिलियन डॉलर कितना हो जाता है आपकी जीडीपी? 3% के आसपास, 3 से भी ज्यादा ही हो गया, ठीक है, 4% अगर 125 है तो, ठीक है। हाँ हाँ, फर्स्ट कंट्री है। एनआरआई व्लॉगर्स प्रोमोटिंग इंडियन कल्चर, कुजीन, क्रिएटिंग अवेयरनेस। अभी तो क्या हुआ है कि देखो, हमारे यहाँ सबकी अच्छी अच्छी चीजें होती है, हमारी कल्चर की अपनी अच्छी चीजें, उनकी कल्चर की अपनी अच्छी चीजें, टेक्नोलॉजी इंडिविजुअल लेवल पे डेफिनेटली वो हमसे कहीं बेटर है, मतलब जो लिबर्टी इंडिविजुअल लेवल पे मिलती है, सोशल कोहेजन कलेक्टिव लेवल पे हम उनसे कहीं बेटर है। एक कोहेरेंस चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो जो खालिस्तान में वाला उतार के वो नहीं समझ रहा उसको कैसे clear करें। उसमें भाई वहां पे जो वायलेंस एक्टिविटीज हैं, अगर चैलेंजेस के हिसाब से इंडिया की इमेज भी तो खराब होती है, और कई बार वो उनको सपोर्ट करते हैं तो हमें भी एक चैलेंज है। जैसे मान लो ब्रिटेन है, कनाडा है, वहां पे उस तरीके से उतना नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है, वो उनको सेपरेटिस्ट या टेररिस्ट नहीं समझते, तो वो हमें भी उस टाइम पे सपोर्ट करने से रहते ही है। बट देखो, बायलैटरल रिलेशन इफेक्ट होते हैं। सर दूसरे देशों में रह रहे जो इंडियंस हैं उनकी सुरक्षा भी तो हमारे लिए चिंता हो जाती है। बिल्कुल होती है, आपको निकालने पड़ते हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस वाला हो गया, ठीक है, पर हाँ, उनको देख सकते हैं, बट अभी के हिसाब से देखो, एक चीज समझनी है, जब भी कोई सवाल आपके पास आता है, सवाल के एसेंस समझा करो कि भाई प्रवासी भारतीय दिवस में हमारे पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है टू कनेक्ट, और ये सब मतलब हम उनका कैसे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्यों वो हमसे उतना कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे। तो इसको इन जनरल इंडियन डायस्पोरा की प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस पे मत लेके जाओ, ये क्वेश्चन है कि हम हमसे वो कनेक्ट क्यों नहीं फील कर रहे, और हम उनको कैसे कनेक्ट करके उनके लिए भी अच्छा कर सकते हैं और हमारे लिए भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिसग्रेस नहीं करना टॉपिक से। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई इन द लाइट ऑफ न्यू एंड अपकमिंग चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी ग्लोबल साउथ के क्या चैलेंजेस हैं। अब हमेशा ऐसे ही सोचना है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, ठीक है, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, कोरोना, कुछ भी करके डाइवर्स चैलेंजेस आ जाएंगे। सिक्योरिटी, एनर्जी चैलेंज, तो कितने ही पॉइंट बना लो, फूड सिक्योरिटी, हंगर, ग्लोबल साउथ की तो प्रॉब्लम ही सेम है, डेवलपिंग है सारे के सारे। तो डेवलपिंग इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम है। जैसे एक सवाल आया था कि डीकोलोनाइजेशन इन अफ्रीका, ठीक है, उसको कैसे वहां की जो मतलब एजुकेटेड क्लास थी वो लेके चल रही थी और कैसे उन्होंने हेल्प किया। तो अब डायरेक्टली तो कोई नहीं पढ़ता, बट हम पढ़ते हैं कि इंडिया की जो मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास थी उसने कैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, डीकोलोनाइजेशन में हेल्प करी। तो आप वहां के 1 2 3 एग्जाम्पल जो भी याद आए, चाहे एक ही याद आए, ठीक है, तो उसको पैरेलली उधर ले आओ, और यहाँ वाले जो पॉइंट है उनको यहाँ पे रेप्लीकेट कर दो। तो ऐसे ही ग्लोबल साउथ अगर आपको नहीं पता है, समझने की कोशिश, मतलब कोई ऐसी कंट्री जो साउथ में लोकेटेड है, बट हम नॉर्थ और साउथ की बात कब करते हैं, डेवलपिंग और डेवलप्ड के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो अब जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स के कंटेक्स्ट में ये ज्यादा चलता है। पॉइंट ये आ रहा है कि हाउ इंडिया कैन प्ले एम्पावरिंग रोल इन द वॉइस, हाउ एंड व्हाई इंडिया शुड। तो इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, बिग अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमिकली, तो यहाँ पे एक फैक्ट दो, इकोनॉमिकली थर्ड, मिलिटरीली हम एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हमारा ओवरऑल जैसे आप मैरिटाइम सिक्योरिटी में देख लो, ठीक है, और बाकी भी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम चल रहा है। तो डिफेंस में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल जो हमारा मतलब लीडरशिप है अभी काफी स्ट्रोंग है, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल चल रही है, तो लोग हमारी बात भी सुन रहे हैं। और एग्जांपल्स दो, जैसे नेम सर, डब्ल्यू नेम जो संगठन है, नाम, NAM, हाँ, नाम 2.0 की भी हम बात कर रहे हैं। अब जैसे WTO क्या था वो हमारा, जिसमें एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दोहा राउंड में हमने पीस क्लोज किया था, WTO में ही चल रहा था ना, तो हमने उसके थ्रू उसको असेट किया। पहले तो हम उतना नहीं थे, पहले कोई आपकी बात भी नहीं सुन रहा। आप क्लाइमेट लीडरशिप में देखो, तो क्लाइमेट प्रॉब्लम है ना ग्लोबल साउथ की, तो अब सोचने की कोशिश करो, अगर आप 6-7 डाइवर्स पॉइंट ले आए, इकोनॉमिकल, सोशल, क्लाइमेट, स्पेस, स्पेस अगेन इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है।
तो साइबर सिक्योरिटी में भी हम कैसे कर सकते हैं, स्टार्टअप्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप, बायोटेक में, फार्मा में हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, ठीक है, तो इंडिया का योगा, मेडिटेशन, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन कैसे हेल्प कर सकता है ग्लोबल साउथ को। तो यही हमारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और हर तरीके से भाई जो कंट्री है उनको एक लीडर चाहिए, लीडर भी कौन सा चाहिए, जो खुद की वैसी एस्पिरेशंस ना हो कि सामने वाले को दबाना है। इंडिया की वही नहीं है, हिस्ट्री भी उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। हमने आज तक किसी कंट्री को इन्वेड नहीं किया, और जिसने भी इन्वेड किया उसके साथ भी हमने मधुर संबंध बनाए रखे, चाहे वो ब्रिटेन हो, मतलब हम उसको भी हाँ ठीक है कोई नहीं, चले तो गए ना आराम से, फिर भी बिल्कुल आराम से कि हाँ भाई डिबेट डिस्कशन कर लो, इतना लेके चले गए उतना, पर कोई एज सच नेगेटिव सेंटीमेंट या हेट्रेड नहीं है। वो हमारी कल्चर का एक हिस्सा है, जो एक बहुत पावरफुल चीज है। तो इन सब चीजों से ही हम एक वॉइस बन सकते हैं। लीडर की क्वालिटी क्या होती है कि भाई सबकी प्रॉब्लम्स को समझे और उनके सॉल्यूशंस में उनके साथ खड़ा हो। डिफिकल्टीज में, डिजास्टर मैनेजमेंट में ले लो, फर्स्ट कंट्री टू डेवलप एनडीएमए, नेशनल लेवल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स। तो क्या हम दूसरों को सपोर्ट नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। वैक्सीन, ठीक है, मल्टीपल ऑफ एग्जांपल्स। हम जब भी मान लो इवैक्यूएशन ऑपरेशंस होते हैं, इंडिया ऐसा तो नहीं होता अपने अपने नागरिकों को लेके आ जाता है, पाकिस्तान वालों को भी लेके आया, यूएसए वालों को भी लेके आया, सबको लेके आते हैं। तो एक सॉफ्ट पावर बहुत हाई है, ठीक है। और अभी जो चेंज हो रहा है लाइफस्टाइल और इन सब में, हमारी पुराने वाली चीज तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो यही सब सारी चीजें हमें बात करनी है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं ग्लोबल साउथ में, लेटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, सब कुछ, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राजील हो गया, ये सब, ठीक है। और मोस्टली वैसे ये टर्म ज्योग्राफिकली साउथ हेमिस्फीयर के रहेगी, और इकोनॉमिकली हम नॉर्थ और साउथ, डेवलपिंग के कंटेक्स्ट में भी देखते हैं। देखो क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट क्राइसिस, क्या इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अच्छा नहीं कर रहा? हमने अपने टारगेट से भी ज्यादा अचीव कर लिया, तो हम क्या उसके लिए एक वर्ल्ड को प्रोटोटाइप दे सकते हैं? यस, ठीक है। इंटरफेरेंस इन द रीजन्स, जैसे बीआरआई है, डेट ट्रैप है, क्या इंडिया वो सब कर रहा है? नो। इंडिया का सागर ले लो, अफ्रीका कॉरिडोर ले लो, या फिर अभी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर की जो बात चल रही है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप करना चाह रहे हैं, बट उनको साथ में लेके, उनके लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देके, तो दैट्स अ गुड थिंग। फूड इंडिया ऑलरेडी प्रोडक्शन भी बढ़ा चुका है, ठीक है। तो वहां पे इसमें भी हम कोविड-19 में हमने वैक्सीन वगैरह दी, ठीक है। डेमोक्रेटाइजेशन हमारा फंक्शनिंग, तो हम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनएससी, हर चीज हर जगह हम बात कर रहे हैं कि भाई इनको रिफॉर्म्स किया जाए। यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप को लेके, या फिर इंक्लूसिविटी, और लोगों को भी परमानेंट मेंबरशिप दो। बिल्कुल, सबको, सिर्फ इंडिया को ही नहीं, औरों को भी मिलने चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, जहां पे वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, अब हम थ्रू ब्रिक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक, सीआरए, क्या हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा रहे? इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रोवाइड करा रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। क्या हो चुका है तो क्या वो ऐड करें, या वो मतलब हमें अपने मेजर्स बताने हैं ना? नहीं नहीं, जो हो चुका है उसी के थ्रू हाउ वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड, हाउ इंडिया कैन, हाउ मतलब इंडिया की जो अभी जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, कैसे वो उनके लिए वॉइस बन रहा है, ठीक है। कैसे बनेंगे, वो भी इसी चीज से ही तो सपोर्ट होगी। अभी क्या कह रहे थे, G20 वाला क्या पॉइंट? एक जना बोलो। अफ्रीकन यूनियन को ऐड करवा सकते हैं। हाँ, अफ्रीकन यूनियन को ऐड करवाया है, उसको ला सकते हो। और ग्लोबल साउथ समिट भी हुई है सर इंडिया में, ओके, कब हुई है? पिछले साल ही हुई है। ठीक है, तो उसको मेंशन कर सकते हैं। सर जो लैटिन अमेरिका है उसमें जो भी लिथियम और कॉपर के बहुत ज्यादा रिजर्व है, जो लिथियम ट्रायंगल है, हाँ वहाँ पे इंडिया इन्वेस्ट बिल्कुल, लिथियम ट्रायंगल साउथ अमेरिका के कंटेक्स्ट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। हाँ, बट वो ग्लोबल साउथ में हाँ, ग्लोबल साउथ में ही आ गया। वैक्सीन में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब एक यूनिक एग्जांपल आपका हो सकता है। हाईली एक्सेप्टेबल चीज चल रही है दो चीजों में, इलेक्शंस एंड ये ध्यान रखना, यूपीआई रुपए कार्ड, अभी यहाँ इधर भी तो चल रहा था, यूएई ने भी एक्सेप्ट किया, सिंगापुर में भी एक्सेप्ट हुआ। तो अब क्या है कि इंडिया के जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, इन सबको चैलेंज कर रहे हैं। इतनी हाई ट्रांजेक्शन फीस, यहाँ ट्रांजेक्शन फीस ही नहीं है। तो हाउ आर वी एबल टू डेवलप दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। इंडिया में देखो आज हर रेडी पे ही अपना ये है, इतना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतना किसी देश में नहीं है। आप कितनी डेवलप्ड कंट्री की बात कर लो, वहां भी कैश ही चल रहा है। चाइना, ठीक है, हाँ ठीक है।
तो G20 साइंस एंड टेक एक्सेलेंस सेंटर और ये सब करके खत्म कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनवाइटिंग अदर्स इंक्लूजन, यस वेरी गुड ऋतु संजय हर्षित, ठीक है। देखो अब ये क्या है, इंडिया SCO, और उसमें कैसे हम डीपन कर रहे हैं सेंट्रल एशिया। अब देखो सेंट्रल एशिया आते ही आपके दिमाग में 4-5 चीजें आनी चाहिए। सेंट्रल एशिया में नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, एक बड़ा मार्केट है, और सेंट्रल एशिया से आप किधर जा सकते हो, यूरोप ज्योग्राफिकली, ठीक है। तो इंडिया के लिए तो यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हमारा कल्चरल लिंक भी है, हम खुद भी घूमने फिरने जाते हैं, टूरिज्म एक बड़ा एस्पेक्ट है। ये 5-6 चीजें आ गई, उसके बाद तो कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया से आने में ही INSTC के थ्रू भी हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तापी भी हमारा पॉइंट है वहां पे। तो इससे क्या है कि SCO, अब SCO के बारे में थोड़ा सा बताया, उसके मेंबर के बारे में। अब वहां पे एक सवाल आता है, क्या सारे मेंबर मेंशन करने जरूरी नहीं है भाई, जो भी 4-5 याद आए आप इंडिया पाकिस्तान और उसके थ्रू कर दो। रशिया भी है, चाइना भी है, ठीक है। ट्रक उसकी ट्रिक है, ठीक है, और उसमें IP इंडिया पाकिस्तान आ जाएगा। अभी रिसेंटली ईरान और उनको भी ऐड किया गया, ठीक है। तो अभी ये वैसे उस टाइम पे बनाया था आंसर, बट अभी के भाई 2023 में इंडिया ने प्रेजाइड तो किया ही था। SCO देखो ये याद रख लो बस, ये एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन हो सकता है। जैसे हम MSME की बात करते हैं, तो MSME भी आपका लगभग 45-48% ऑफ एक्सपोर्ट्स करते हैं, 35% ऑफ द GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, लगभग 11-12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं MSME इंडिया में। लगभग 6 करोड़ के आसपास हमारे पास MSME एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब एंटरप्राइजेस हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें लगभग कि भाई 30% ऑफ द GDP, 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन का SCO रिप्रेजेंट करता है, तो एक अच्छी खासी वॉइस है। हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सेंट्रल एशिया के साथ आपके रिलेशन डीप होंगे, ठीक है। INSTC कॉरिडोर से आप ज्योग्राफिकली उनसे कनेक्ट हो पाओगे। 3C कोऑपरेशन कनेक्टिविटी कैपेसिटी, अब इस टाइप के कोई भी एक्रोनियम मिलते हैं उनको डाल दो, 3C 40, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, टूरिज्म, तो ये अपने लिख के रखो 10-15-20 चीजें, वही घूमनी। हाँ, कॉमर्स, ठीक है। तो इस टाइप से अब यहाँ पे एक और भी आएगा, सिक्योर, कल्चरली हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी, FTA करके भी मार्केट बना सकते हैं, चाबार से हम यूरेशिया जा सकते हैं, दीज आर कॉमन थिंग। तापी से हम एनर्जी कोऑपरेशन कर सकते हैं, तो क्या हमारे टाइज डीप नहीं हो रहे, ठीक है। सिक्योरिटी, रेट्स जो हम बात कर रहे थे, रेट्स जरूर याद आना चाहिए। SCO में टेररिज्म, सिक्योरिटी और वहां की ड्रग प्रॉब्लम, तो उसको हम इस तरीके से कर रहे हैं। मल्टी क्या, तजाकिस्तान में इंडिया का जो एयर बेस है फरक, और उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। और Sir, it mainly deals with three China types को- of terrorism. We have separatism, Hmm. extremism, and terrorism. सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। चाइना को कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। चाइना के साथ पाकिस्तान को भी काउंटर करने की हम बात करते हैं। अफगानिस्तान में टेररिस्ट अपने कैंप लगा रहेगा, नहीं ये भी वो। हाँ, अफगानिस्तान के थ्रू भी। चाइना का C++ का एक इनिशिएटिव है, वो ये भी कर रहे हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को बट SCO मतलब मोरलेस तो चाइना का ही मेन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये रिसेंट प्रपोजल, एक सिक्योर प्रपोजल आया था, आप इसको जरूर मेंशन करना। SCO आते ही या कुछ भी आते ही सिक्योर क्या है, ये हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था, सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजंस हम इंश्योर करेंगे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कनेक्टिंग टू द रीजन, यूनाइटिंग द पीपल, रेस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट, 3-4 चीजों को कभी मत बोलना, एनवायरमेंट को मत भूलना, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छे तरीके से क्लाइमेट लीडरशिप में आगे आ रहा है। स्पेस को भी मत भूलना, वहां पे भी हम बहुत आ रहे हैं। और सॉफ्ट पावर वाले में ना ये सॉवरेनिटी और ये सब तो डाल ही देने, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो, आई एम जस्ट गिविंग यू 20 सेकेंड्स। तापी, सिक्योर SCO, यस, उसके बारे में मेंशन करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन की डिमांड समझनी है। डिस्पाइट सेवरल चैलेंजेस, इंडिया एंड बांग्लादेश का जो गोल्डन चैप्टर वो कंटिन्यूड है। कंटिन्यू का क्या मतलब है, एक क्रोनोलॉजी, कल अगर आप कुछ डिस्कस कर पाए इसमें कि पहले भी ठीक था, फिर भी ठीक है, अभी भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा, काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। तो पहले तो आप बात करोगे कि क्या चैलेंजेस हैं और कैसे हमने पुराने चैलेंजेस को सोल्व किया, क्यों हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट काफी अच्छा है, और कैसे हम आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे, और क्या हमारी रिलेशनशिप चल रही है, ठीक है। तो इसमें अगेन जितना डाइवर्स हो सकते हैं, इकोनॉमी में, इंसर्जेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉर्डर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिटाइम सिक्योरिटी आप ला सकते हो, ठीक है। सोशल कल्चरल, पीपल टू पीपल कनेक्ट हम बात कर सकते हैं, हिस्टोरिकल टाइज है, हमने इनको लिबरेट भी करवाया था। तो इस तरीके से करके
अभी रिसेंटली जैसे शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी है, शी इज वेरी प्रो इंडियन, तो उस कंटेक्स्ट को आप मेंशन कर सकते हैं। तो शुरू से ही बहुत अच्छी रही है। हमने जैसे एनक्लेव वाला इशू जो है वो हमने सोल्व किया, मैरिटाइम बाउंड्री, ठीक है। अब देखो अभी भी बट चैलेंजेस क्या चल रहे हैं, स्पेसिफिक कुछ ध्यान रख सकते हो मेंशन करने के लिए। जैसे रिवर डिस्प्यूट अभी भी है, तीस्ता वाला भी चल रहा है, तेपमुक डैम भी है, बराक भी चल रहा है। पहली चीज तो ये इलीगल माइग्रेंट्स रोहिंग्या इज अ मेजर इशू। सेकंड, ठीक है, तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम ये भी बातें करते हैं कि या तो उनका रिहेबिलिटेशन म्यांमार में करवा दें या फिर बांग्लादेश में ही करवा दें ताकि हमारे तक कम आए, ठीक है। अब दो हो गए, तीसरा क्या है, जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो कल भी हम कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे थे, तो उस तरीके से हम इसको डाल सकते हैं साथ में मिलके, ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट करना, पेट्रोलिंग करना, कैटल वहां यहाँ पे इंसर्जेंसी कैटल्स की ज्यादा है, बट इंडिया ने भी काफी हद तक उसको स्टॉप करने की कोशिश करी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इकोनॉमिकल हट्स आप डेवलप कर सकते हो। चाइना फैक्टर, इंडियन ओशियन रीजन या फिर साउथ एशिया में या फिर वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी आता है तो चाइना वाले फैक्टर को भूलना मत। एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए हर जगह, तो कि भाई सारे ये भी यहाँ पे डेवलप कर रहा है बट हम इनको कर ही रहे हैं, ठीक है। वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक चैलेंज है वैसे तो। रेडिकलाइजेशन, तो यहाँ पे जैसे कुछ जमाते इस्लामी है, एक आधा कुछ याद आए तो ठीक है, जमाते इस्लामी बस ध्यान रख सकते हो। एंटी इंडियन सेंटिमेंट भी है। हाँ जब अभी है ना वर्ल्ड कप चल रहा था क्रिकेट में, मतलब इंडिया हार गई तो वो बोल रहे थे कि इंडिया हार जाए चाहे कोई और जीत जाए, हाँ तो इसको बोल कर सकते हैं शायद। हाँ, मतलब एक कह सकते हो कि कुछ सेंटिमेंट ऐसे भी हैं कि ये इसमें भी रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, रहेंगे ही, जैसे मालदीव्स है वहां पे भी एंटी इंडिया इंडिया आउट कैंपेन भी चला था, यहाँ भी है, हर देश में है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, ठीक है। बट मेजोरिटी नहीं है, बहुत माइनॉरिटी है, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिकल कोऑपरेशन में अगर हम देखें, हमारा जो अच्छा चल रहा है उसको देखते हैं शुरू से ही। अब लगभग ध्यान रख सकते हो कि 10 बिलियन हम क्रॉस कर चुके हैं, इतना याद रख लो, ठीक है। बांग्लादेश बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में। बांग्लादेश इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, 8 से 10% से भी ऊपर चल रहा है। इंडिया को खुद कंपटीशन दे रहा है आजकल तो बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश, वियतनाम, टेक्सटाइल, लेबर में बहुत अच्छे से काम कर रहा है बांग्लादेश। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सैनिटेशन, हेल्थ, हर जगह। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बांग्लादेश की इंडिया से ज्यादा है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन रेट बांग्लादेश का इंडिया से ज्यादा है। हाइजीन, टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। महिलाओं की स्थिति भी काफी ठीक है। हाँ, तो ऐसा देखने में लगता है बट बांग्लादेश अच्छा ग्रो कर रहा है बहुत, और वो मतलब हमारे लिए भी अच्छी चीज है कि भाई आपके आसपास एक स्टेबल कंट्री है। ऑलरेडी पाकिस्तान लेके है तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, एक चीज ग्रो करेगी तो वो दूसरे को हेल्प ही करता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो अब ये हो गया, जैसे हमने लाइन ऑफ क्रेडिट सबको दी ही है, यहाँ पे भी हम 8 बिलियन के आसपास दे चुके हैं। अफगानिस्तान में जैसे हम ऑलरेडी $3 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं थ्रू पार्लियामेंट और वो सब, ठीक है। ये हो गया। अभी जैसे सीपा की भी बात चल रही है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सिक्योरिटी में भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं। बांग्लादेश सिसेशन जो टेंडेंसीज है, स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह करी, कुछ नहीं बोलते, आओ करो, अपना ही देश है। बहुत बहुत कोऑपरेशन है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। कनेक्टिविटी, रोड वगैरह हम बना ही रहे हैं, ठीक है। BCIN जो था बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, नेपाल, तो ये हो गया, ठीक है। सप्लाई चेन एक ये है, अखोरा अगरतला रेल लिंक भी है हमारा। शार्क सैटेलाइट, एक इसको जरूर रखना, शार्क नेशंस में कभी भी आता है अपना रिलेशन तो शार्क सैटेलाइट को मत भूल, क्योंकि इंडिया का एक मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, जो किसी का भी नहीं है, और चाइना तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करा पाएगा जिस रेट में हम प्रोवाइड कर। कल्चरल टाइज हैं भाई, पुराने टाइम से लगे हुए, महात्मा गांधी और ये सब वो सब, ठीक है। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के भी आपके अभी 50 साल कंप्लीट हुए थे, तो उस कंटेक्स्ट में भी। संशोधन करके जो इंडिया ने वो किया है बांग्लादेश। एनक्लेव्स वाला पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किया ना, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। बीमस्टैक ज्यादा रेलेवेंट है, शार्क ऑलमोस्ट डिफंक्ट हो चुके हैं बीमस्टैक के थ्रू, तो हम कोऑपरेशन करके बांग्लादेश के साथ तो अच्छे से कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, कंटिन्यू होता है। पीपल टू पीपल, तो मल्टीपल पॉइंट्स हो ही गए हैं। कोई और एनी डाउट? मैत्री एक्सप्रेस, यस। फ्रेंडशिप पाइपलाइन उसके मेंशन कर सकते हैं।
कौन सा? कुल्ला मोंगला। कुर्ला मोंगला, ठीक है, तो उसको भी मेंशन कर दो। और सर ये रोड कनेक्टिविटी किसका? LPG का है सर। एलपीजी का? हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट को मेंशन कर सकते हो, रोपड़, हाँ रोपड़ वाला ना, रूपपुर रोपड़, और उसको सर अभी मुझे- एलपीजी का ऐसे है कि इंडिया उसका एलपीजी देगा, वहाँ पे पैकिंग स्टोर सब होगा, फिर वो नॉर्थ ईस्ट को सप्लाई करेगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। नॉर्थ ईस्ट के लिए ही बांग्लादेश और म्यांमार हमारे लिए एक मेजर प्लेयर्स हैं, ठीक है। टूरिज्म भी तो शुरू किया सर अब इंडिया ने, ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश के वहां से तक। उसको भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलो, CAA, CAA चैलेंज है बिल्कुल। बांग्लादेश ने क्रिटिसाइज भी किया था उस टाइम पे रिलीजन और उसके कंटेक्स्ट में, बट वो हमारा इंटरनल मैटर ज्यादा है, हम किस तरीके से वो कर रहे हैं। बट एज ए चैलेंज मेंशन करना चाहो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी आज का क्या रहा मोटा मोटा, वेयर आर यू स्टैंडिंग, बाकी लोग ऑनलाइन भी जल्दी से, वी हैव 2 मिनट्स, अपने अपने परसेंटेज बताते जाओ। हिमांशु देखो, आंसर सेम नहीं होना चाहिए, आंसर डिजिट्स में होना चाहिए, 10 12 13 14 15, प्रिसाइज क्वेश्चन का प्रिसाइज आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस साथ साथ करो। कितना? 30। सतीश आंसर मुझे बस डिजिट्स दे दो और बीच में बात मत करो, ठीक है। दिस इज द लास्ट टाइम। क्या नाम है? एक बात सिंपली समझ लो, ठीक है, कोई भी है बीच में बात ना करे, ठीक है। ये बात मुझे दोबारा रिपीट ना करनी पड़े, हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, क्या मैं किसी दूसरे से बात कर रहा हूं? तो ये चीज क्या ठीक लग रही है भाई? तुम लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कितनी सीरियसनेस है, किस टाइम पे हम बैठे हुए हैं, मैं बात करता करता, मतलब आप समझ रहे हो, डिस्टर्बेंस होती है, एंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टू मेंटेन द पीस। आपको जो बात करनी है आप क्लास के बाद बात करें, कौन आपको रोक रहा है? बात समझ में आ रही है? आई एम नॉट आस्किंग कि क्या पूछ रहे थे, आप एसेंस को समझो, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, आप मतलब सिंपली आप मेरे से पूछ लेते, मैं भी तो यही कर रहा हूँ, ठीक है। आई नो कि आपका फर्स्ट डे आपको नहीं समझ में आया होगा। ओवरऑल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब हमें क्या लग रहा है कि कितने परसेंटेज तक मैं एड्रेस कर पाए? 25 50 17 23 आउट ऑफ 50 17 35 40। सतीश 70%। पूनम ऋतु 40। विशाखा मधु 60। गुड। 50। 33.3, ठीक है। आपका क्या नाम है? सोहन, हाँ 50। 45 30। आपका क्या नाम है? विजय, ठीक है। नवीन 50 30 35 to 40 20, ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे अपन क्लास के बाद बात करके थोड़ा सा बात कर, ठीक है। अभी देखो सिंपल सी बात है, 200 टॉपिक जो HS20 वाले हैं प्लस ये है, 300 टॉपिक्स हम इधर उधर करके डिस्कस कर रहे हैं, इससे बाहर आने की संभावना ऑलमोस्ट नील है। अगर फिर भी कुछ आता है तो आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। अगर मान लो 2 क्वेश्चन आ भी गए इधर उधर से, तो हम इतना सब कुछ पढ़ चुके होंगे कि आप मतलब टॉपिक लर्निंग मोड में मत रहो, अंडरस्टैंडिंग मोड में रहो कि कैसे हम बात कर रहे हैं, कैसे पॉइंट्स को लेके आ रहे हैं, और जितने फैक्ट याद कर लिए उतना सफिशिएंट ही है। बट अभी भी क्या होता है कि मन नहीं मानता। मन क्यों नहीं मानता? ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है, बट वो फिर बाद में थोड़ा सा समझ में आता है। बट अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से चल जाता है काम, इतने में कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ ऋषि, हाँ जाओ, कोई नहीं। ओके, तो अभी हम हिंदी स्टार्ट करते हैं। हिंदी में अपना एक चीज, वैसे मुहावरे स्टार्ट करने थे बट एक चीज हमारी मिस हो गई, तो उस, हाँ मिस नहीं,
मतलब 7 तारीख का जो था वो हम अभी आज स्टार्ट करेंगे, वाक्यांशों के जो एक शब्द है, ठीक है, क्योंकि वो अगला चैप्टर आ रहा है इसमें, तो उनको बाद में ले लेंगे। अब ये वाला जो चैप्टर है ना, समुच्चारित भिन्नार्थक, ये हमने ऑलरेडी जैसे पर्यायवाची विपरीतार्थक जो डिस्कस करे थे उसमें काफी वर्ड्स आ गए थे, बट फिर भी ये वाला चैप्टर आपको अपने एंड पे कर लेना है, ठीक है। जैसे जो भी मार्क, जैसे हमने देखा था अगम, आगम, अंश, अंश, अनल, अनिल, ठीक है, तो ये हमने लगभग, मैंने एक बार गो थ्रू हो गया था, हमने काफी चीजें कर ली हैं, बट आप अपने एंड पे एटलीस्ट जो ग्रीन मार्क्ड हैं वो देख लेंगे, ठीक है, या बुक में से अपना पढ़ लेना ये वाला चैप्टर। वाक्यांशों के समानार्थक शब्द, एक मिनट।